अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? बच्चों आवाज आ रही है? यस मैम। जी ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एंटी प्रोटोजोल। पहली बात तो ये कि आप लोगों का आज क्विज है शाम में एट 8 o'clock। और आप में से किसी को कोई क्वेरी हो, किसी लेक्चर में से कोई चीज पूछने वाली हो या क्विज रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें, फिर आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंटी प्रोटोजोल हमने पढ़ने हैं आज। इसमें एंटी मलेरियल आएंगे, एंटी प्रोटोजोल आएंगे, एंटी पैरासिटिक एक्चुअली कह रहे हैं, पैरासाइट्स जो भी है उनमें मलेरिया आ गया, प्रोटोजोल इन्फेक्शंस आ गए और हेलमिंथिक इन्फेक्शंस आ गए। ठीक है, प्रोटोजोल इन्फेक्शंस में पैरासिटिक प्रोटोजोआ जो है या तो ह्यूमन बॉडी के अंदर या बाहर एज पैरासाइट्स स्टे करते हैं, उनको हम कहते हैं। उनमें क्या क्या है? मलेरिया है, लिशमनियासिस है, जो डिजीजेस होती हैं, इन्फेक्शन जो है ये उनके नाम है। अमीबियासिस है, जियार्डियासिस है, ट्राइकोमोनियासिस है। ठीक है, मलेरिया है सबसे पहले। मलेरिया मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, जिसे हम मलेरिया कहते हैं। इसकी डिफरेंट स्पीशीज हैं, 4 डिफरेंट स्पीशीज हैं और चारों की चारों डिफरेंट तरीके से मलेरिया कॉज करती है और उनका फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी इस तरीके से डिफरेंट है। कॉज क्या होता है? बाइट ऑफ एन एडल्ट मॉस्किटो। और इसके अलावा बाइट के अलावा क्या हो सकता है कि जो इन्फेक्टेड पेशेंट है जिसे ऑलरेडी मलेरिया है उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए किसी और पेशेंट में, किसी दूसरे इंसान में, या फिर कोई नीडल को शेयर करें, जैसे ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, एक ही नीडल एक दूसरे को लगा रहे हैं, तो ड्रग अब्यूजर्स हो या कंजेनिटली मदर से बेबी में, इस तरीके से ये जो है आगे स्प्रेड आउट हो सकता है। मलेरियल पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम, उसकी 2 लाइफ साइकिल्स हैं, एक उसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल है और एक उसका एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है। जो उसका मॉस्किटो के अंदर गुजरता है वो उसका सेक्सुअल साइकिल है, ठीक है, यानी वो अपनी ग्रोथ और डिवीजन उसके अंदर हो रही होती है। और जो ह्यूमन बॉडी के अंदर उसका होता है वो उसका एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है। इस लाइफ साइकिल को स्टडी करके ही हमने ये देखा कि जब बॉडी में एंटर हुआ है तो कहाँ कहाँ जा रहा है और क्या क्या कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली ही हमने उसको जो है ट्रीटमेंट ऑप्शंस बनाई कि कहाँ पे हम उसके ग्रोथ को हिंडर कर सकते हैं, कहाँ पे हम उसको किल कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, और ये सारी ड्रग्स जो है वो एसेक्सुअल साइकिल में ही इफेक्टिव है। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में है ही एसेक्सुअल साइकिल। अब हम मॉस्किटो को पकड़ के तो नहीं कहेंगे ना कि ये वाली ड्रग लो और ये मेडिसिन तुम सुबह शाम खाओ ताकि ये असर करे। ह्यूमन बॉडी में होता क्या है? मॉस्किटो ने बाइट किया, ठीक है, या इन्फेक्शन हुआ किसी भी ब्लड कंटेमिनेटेड नीडल की वजह से या इन्फेक्टेड मॉस्किटो, बॉडी में स्पोरोजोइट्स एंटर हो गए मलेरिया के। जब ये स्पोरोजोइट्स एंटर हो गए हैं वो जाते हैं लिवर में। लिवर में जाके लिवर के सेल्स को इन्फेक्ट किया उन्होंने और उसके अंदर डिवीजन करके मीरोजोइट्स बना दिए। अब ये सेल रप्चर होगा और बाहर निकल के लिवर से रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट कर देगा। जो इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल होंगे उसके अंदर ये जो है वो ट्रोफोजोइट बनाएंगे, ठीक है। और जो रेड सेल इन्फेक्टेड होता है जिसके अंदर ट्रोफोजोइट्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम शाइजोन कहते हैं। अब ये रेड ब्लड सेल बर्स्ट होगा और इसमें से मीरोजोइट्स इसके अंदर बने और ये निकल गए बाहर, ट्रोफोजोइट बने और जो बाहर निकले मीरोजोइट्स बन के वो निकले। एक तो ये कि वो गमीटोसाइट बन गए, दूसरी चीज मैंने क्या की कि बाकी रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया। ये जो गमीटोसाइट यहाँ से निकले हैं वो ब्लड में आ गए और अब जब कोई और मॉस्किटो आके जो नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो था वो बाइट करेगा आके उस इन्फेक्टेड पर्सन को और वहां से वो गमीटोसाइट उसने पिकअप कर लिए और फिर बाकी का सेक्सुअल साइकिल जो है वो मॉस्किटो के अंदर चलेगा, ठीक है। यानी कि जब ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजोइट्स आए और ये जो मलेरिया प्लाज्मोडियम आया जिसने मलेरिया कॉज किया, इसके 2 स्टेजेस हो गई, एक एरिथ्रोसाइट्स के अंदर यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर और एक उसकी साइकिल हो गई जो रेड ब्लड सेल्स के बाहर है। तो यानी इसके 2 फेजेस हो गए, एरिथ्रोसिटिक फेज और एक्सोएरिथ्रोसिटिक फेज, यानी एरिथ्रोसाइट्स के बाहर जो उसने टाइम गुजारा और वो जो एरिथ्रोसाइट के अंदर उसने टाइम गुजारा, एरिथ्रोसिटिक फेज। अब हमने इसको 2 जगह पे जो है वो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमें मिल गई। एक वो फेज जो एक्सोएरिथ्रोसिटिक है जब तक वो एरिथ्रोसाइट्स में नहीं गया,
ठीक है, वहां पे हमने प्रेमाक्विन यूज करनी। अब वो कब यूज होगी? एरिथ्रोसाइट्स में एंटर होने से पहले इस लेवल पे, और एरिथ्रोसाइट से बाहर निकलने के बाद इस लेवल पे, ठीक है। और जबकि जो एरिथ्रोसाइटिक फेज में हमने ड्रग्स यूज की, जो बाकी सारी हैं वो सिर्फ तब इफेक्ट करेंगी जब वो रेड ब्लड सेल्स में है, यानी एरिथ्रोसाइट्स के जब वो अंदर है, वहां पे वो क्या करेंगी कि जो एक एरिथ्रोसाइट इन्फेक्टेड हुआ हुआ है वो उसको आगे से ट्रोफोसाइट्स नहीं बनाने देगी और उसको डिवीजन नहीं करने देगी कि वो आगे से मजीद रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करे। ठीक है, समझ आ गई है ये चीज? समझ आई है बच्चों? बच्चों जाग के सुना करें, लेक्चर को रिस्पॉन्स ही दे दिया करें। और अगर आप में से कोई कैंपस में है तो वो बेसमेंट में 101 रूम है, यहाँ पे आ जाए। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की हमने बात की कि दो फेजेस हैं, एक एसेक्सुअल जो साइकिल है उसकी हम आगे से बात कर रहे हैं कि उसमें एक एरिथ्रोसाइटिक फेज है दैट अकर्स आउटसाइड द एरिथ्रोसाइट, और एक एरिथ्रोसाइटिक फेज है दैट अकर्स इनसाइड द एरिथ्रोसाइट्स। और एरिथ्रोसाइट्स क्या हैं? आरबीसीज हैं। एंटी मलेरियल एजेंट्स जो भी हम दे रहे हैं वो ड्यूरिंग एसेक्सुअल फेज ही काम कर रहे हैं क्योंकि वो तब भी वल्नरेबल है। इसमें दो चीजें हो गई, एरिथ्रोसाइटिक फेज की ड्रग्स क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्विनीन, मैफ्लोक्विन, जो कि जबकि जो एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फेज की ड्रग्स है उनमें सिर्फ प्रेमाक्विन आती है। अब अगर हम इन दोनों को एक साथ मिलाकर कॉम्बिनेशन में देंगे, एरिथ्रोसाइटिक ड्रग्स को भी और एक्सोएरिथ्रोसाइटिक ड्रग्स को भी, तो उससे हमें साइनर्जिस्टिक इफेक्ट्स मिलेगा, यानी कि मलेरिया अंदर एंटर होने से पहले भी ट्रीट कर सकते हैं हम और बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम दोनों को आपस में मिला देंगे तो वो फिर हमें डबल इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कि 4-अमीनोक्विनोलोन के डेरिवेटिव्स हैं उनको हम देख रहे हैं। वो क्या करता है? पैरासाइट के साथ बाइंड करता है, पैरासाइट की न्यूक्लियर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देता। दूसरी चीज क्या करता है? जो उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है सस्टेनिंग सब्सटेंसेस जो हैं पैरासाइट के, उनको प्रिवेंट करता है, वो फॉर्म नहीं होने देता। पीएच ऑर्डर कर देता है पैरासाइट की, मेटाबोलाइज नहीं होने देता पैरासाइट को कि वो हीमोग्लोबिन यूज करे एरिथ्रोसाइट का और आगे ग्रो करे, और सिर्फ एरिथ्रोसाइटिक फेज जो है इसमें ये है काम आती है क्लोरोक्विन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्विनीन एंड मैफ्लोक्विन। ये भी पीएच को ऑल्टर करती है पैरासाइट की, इंटरफेयर करती है उसकी एबिलिटी को कि वो एरिथ्रोसाइट की हीमोग्लोबिन को यूज करे, और ये भी एरिथ्रोसाइटिक फेज में ही हेल्प करती है। नेक्स्ट है डाइअमाइनो पायरिमिडीन, पायरिमिथामीन एंड ट्राइमेथोप्रिन। ये क्या करती है? ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज ये एंजाइम है जो कि उसके एसेंशियल सब्सटेंसेस बनाने के लिए हेल्प आउट करता है, उसको ये फॉर्म नहीं होने देता, उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो है वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा ये ब्लॉक करता है सिंथेसिस ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट को, और इसको अगर हम सल्फाडॉक्सिन और डेप्सोन के साथ कॉम्बिनेशन में देंगे तो फिर इससे भी हमें साइनर्जिस्टिक इफेक्ट्स मिलते हैं। प्रेमाक्विन है, ये ओनली एक्सोएरिथ्रोसाइटिक ड्रग है, ये बाइंड करती है उसके साथ और उसके डीएनए को अल्टर कर देती है। कॉम्बिनेशन में अगर हम देंगे इसको सल्फोनामाइड्स के साथ, टेट्रासाइक्लिन्स और क्लिंडामाइसिन के साथ, तो इंक्रीज हो जाता है उसका इफेक्ट। और ये सारी सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, जब इनके साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं तो ऑलरेडी प्रेमाक्विन भी उसके डीएनए के साथ अटैच हो रहा है और उसको बाइंड कर रहा है, और ये भी हमारे पास आ गई प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, ये भी उसका वो नहीं बनने देंगे, सारा न्यूक्लिक एसिड वाला पूरा सेटअप नहीं होने देंगे, उसको रेप्लिकेट नहीं करने देंगे। ठीक है, तो इससे हमें साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होंगे। इफेक्ट्स क्या होंगे एंटी मलेरियल्स के? वो पैरासाइट को किल कर देगा। उसके अलावा सिर्फ क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का हमें ये भी बेनिफिट मिला है कि वो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी शो करता है। इससे थेराप्यूटिक यूजेस क्या आए कि प्लाज्मोडियम को किल करने के लिए जो कि मलेरिया कॉज कर रहा है, और क्योंकि मलेरिया की हमने बात की थी कि प्लाज्मोडियम की हमने बात की थी कि 4 डिफरेंट तरह के वो हैं, तो वेरिंग इफेक्ट्स हैं इसके। उसके अलावा इनको हम एज प्रोफाइलेक्टिक एजेंट भी यूज कर सकते हैं मलेरिया होने से पहले, अगर पता हो कि किसी ऐसी लोकेशन पे या किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे एक्सपोजर होगा मॉस्किटो के साथ और चांसेस हैं मलेरिया के, उसके लिए हम पहले से यूज कर लें। इसके अलावा क्योंकि क्विनीन और क्लोरोक्विनीन जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी रखती है, तो उनको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ल्यूकोस एरिथेमेटोसिस के केस में भी यूज करते हैं। साइड इफेक्ट्स
प्राइमरीली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया एंड एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट हमारे पास आती है एंटी प्रोटोजोल्स। एंटी प्रोटोजोल में एटोवाक्यून, मेट्रोनिडाजोल, पेंटामिडीन, आर्टोक्यूनोल और पेरोमोमाइसिन है। इसमें से मेट्रोनिडाजोल का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, फ्लैजिल का, जो कि बहुत कॉमनली ली जाती है। फ्लैजिल, अब यहाँ से आप देख लें कि फ्लैजिल इज एन एंटीबायोटिक। ये सिंपल पेट खराब हो जाए तो दवा खाने वाली नहीं है। किसी कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है या पेट खराब हो गया तो एक फ्लैजिल लेंगी और सही हो गया। एंटीबायोटिक कोई भी है, ये एंटी प्रोटोजोल या जो भी सारी एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी चल रही है, इसका कोर्स कंप्लीट करना जरूरी होता है। जितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको कहा गया है, आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, वो टाइम पूरा करना जरूरी होता है, वो डोजेज कंप्लीट करना जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कहा गया है कि 3 टाइम्स अ डे लेनी है फॉर 3 डेज, तो वो आप पूरी करेंगे ही अपनी 9 टैबलेट्स, तो ही अपना इसका इफेक्ट जो है वो प्रॉपरली आएगा। ठीक है। प्रोटोजोल इन्फेक्शंस क्या क्या है? एमीबिएसिस है, जियार्डियासिस है, नोमोसिस्टोसिस है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस और ट्राइकोमोनियासिस। ट्रांसमिशन इनकी कैसे होती है? पर्सन टू पर्सन है, या फिर कंटामिनेटेड वाटर और फूड, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए पैरासाइट से, या फिर इंसेक्ट बाइट जैसे मॉस्किटोज की वजह से या टिक्स की वजह से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सबके अलग अलग। सबसे पहले एटोवाक्यून का है। ये क्या करता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां से एनर्जी गेन करता है। एटोवाक्यून क्या करती है कि माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ही इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से उसे ना एनर्जी मिलेगी ना वो सर्वाइव कर सकेगा, तो उसकी सेलुलर डेथ हो जाती है। पी कैरेनाई के केस में हम ये यूज करते हैं एटोवाक्यून को। नेक्स्ट है मेट्रोनिडाजोल। ये डिस्टर्ब करती है डीएनए सिंथेसिस को, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को भी। बैक्टीरियसिडल है, अमीबिसिडल है, ट्राइकोमोनिसिडल है, यानी कि इसमें भी किल करती है। ट्राइकोमोनियासिस में, एमीबियासिस में, जियार्डियासिस में, एनारोबिक इन्फेक्शंस में और एंटीबायोटिक एसोसिएटेड सुडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। ये मैंने चार्ट के फॉर्म में नहीं बनाया, लेकिन मैंने इसी तरीके से बनाया कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और नीचे उसका थेराप्यूटिक यूज के किस किस में इसको यूज करना है। पेंटामिडीन है, इनहिबिट करता है डीएनए और आरएनए को, राइबोसोम्स को एग्रीगेट कर देगा और डायरेक्टली लीथल है न्यूमोसिस्टस कैरेनाई के लिए। इनहिबिट करता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस को, और ना अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट होगा, ना उसके आरएनए बनेंगे, ना उसका न्यूक्लिक एसिड बनेगा, ना उसका जो है वो रेप्लिकेशन होगी और ना वो ग्रो करेगा। मेनली यूज होता है पी कैरेनाई निमोनिया के लिए और उसके अलावा अदर प्रोटोजोआ इन्फेक्शंस के लिए भी। आर्टोक्यूनोल है, ल्यूमिनल और कॉन्टैक्ट अमीबिसाइड हम इसको कहते हैं। ल्यूमिनल का मतलब ये है कि इंटेस्टिनल ल्यूमिन में जाके काम करता है इस वजह से, और डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ये पैरासाइट के साथ। ठीक है। इंटेस्टिनल ल्यूमिन में जो पैरासाइट प्रेजेंट होता है जाके डायरेक्टली उसको किल करता है। किस चीज के लिए यूज होता है? इंटेस्टिनल एमीबियासिस के लिए। पेरोमोमाइसिन है, ये भी ल्यूमिनल और कॉन्टैक्ट अमीबिसाइड है। ये भी उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और फिर उसको किल कर देता है। एमीबियासिस के लिए, इंटेस्टाइनल प्रोटोजोल इन्फेक्शंस के लिए और हेपेटिक कोमा के केस में एडजुवेंट थेरेपी में भी यूज होता है। साइड इफेक्ट्स हैं एटोवाक्यून के, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया। बाकी सबके वैसे नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया है जो खास खास है, उसमें एटोवाक्यून में एनोरेक्सिया आ जाता है। मेट्रोनिडाजोल में ये है कि मेटालिक टेस्ट, जबान बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे कड़वी सी हुई भी है कॉन्टिन्यूसली, और एब्डोमिनल क्रैम्प। आइडोक्विनोल में एनोरेक्सिया हो सकता है, एग्रेनुलोसाइटोसिस हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया तो कॉमन ही है। पेंटामिडीन में ब्रोंकोस्पैज्म, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, रीनल फेलियर और लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो भी इसमें रेज हो जाते हैं। पेरोमोमाइसिन में अगेन नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और स्टमक क्रैम्प्स है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एंटी हेलमिंथिक्स पे। एंटी हेलमिंथिक्स में सारी ड्रग्स आती हैं, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट थी मैंने उनके नाम कलर्ड कर दिए हैं। विबिंडाजोल, नाइक्लोसामाइड, पिप्राजीन, प्रेजिक्विंटल और थायाबिंडाजोल। इनमें से आप लोगों ने शायद मेरा अगरमक्स का नाम सुना होगा, किसी ने सुना होगा तो। एंटी हेलमिंथिक्स क्या करती हैं? जो वॉर्म इन्फेक्शंस हैं उनको ट्रीट करती हैं। वॉर्म्स के आप लोगों ने नाम सुने होंगे बचपन में, 9th 10th एफएससी में जब जब बायो पढ़ी है उसमें सुने हुए ही होंगे। राउंड बॉम्ब्स, टेप बॉम्ब्स, ये सारे नाम जो हमने सुने हुए ये उनके लिए। ठीक है। हेलमिंथ्स जो हैं वो लार्ज होते हैं, ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं हम, लार्ज होते हैं और उनका सेलुलर स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होता है। इसी वजह से उनका जो ट्रीटमेंट है वो भी स्पेसिफाइड होता है, यानी कि हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हमने अभी एंटी प्रोटोजोल पढ़े,
एमीबियासिस के लिए भी यूज हो रहा है, ट्राइकोमोनियासिस के लिए भी यूज हो रहा है और जियार्डियासिस के लिए भी यूज हो रहा है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वर्म है जिसने इन्फेक्शन किया है और फिर हम उसको उस डिजीज स्पेसिफिक ड्रग देंगे और फिर वो स्पेसिफाइड ड्रग ही होगी जो उसको ट्रीट करेगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव वर्म। टेस्ट करते हैं टेस्ट करके फीसेस में, यूरिन में, ब्लड में, स्पूटम में या टिश्यू में हम उसके ओवा को या फिर लार्वे को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो सेस्टोड है यानी कि टेप फॉर्म, नीमाटोड है राउंड फॉर्म या फिर ट्रीमाटोड्स है जो कि फ्लूक्स होते हैं। जो ट्रीमाटोड्स होते हैं फ्लूक्स वो शायद आपने फ्लैट वॉर्म्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका? डाइथाइल कार्बोमेजीन में रेट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा। थायोबेंडाजोल है, ये एक एंजाइम होता है स्पेसिफिक फ्यूमेरेट रिडक्टेज जो कि हेलमिंथ को की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, उसको इनहिबिट करेगा। ये दोनों डाइथाइल कार्बोमेजीन और थायोबेंडाजोल ये यूज होंगी नीमाटोड्स के लिए, टिश्यू में भी और राउंड वॉर्म इन्फेक्शन में। नेक्स्ट है पिप्राजीन एंड पायरेंटल, ये भी निमाटोड्स में यूज हो रही है। कौन सा निमाटोड? जो कि जाइंट फॉर्म है और पिन फॉर्म है। ये क्या करती है कि एसिटाइलकोलिन जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर है उसको ब्लॉक कर देती है एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसकी वजह से वॉर्म्स का पैरालिसिस हो जाता है और फिर वो जो है वो एक्सपेल हो जाते हैं थ्रू जीआईटी। उनका पैरालिसिस हो गया, वो ना मूव कर सकेंगे, ना अपना कोई और एक्टिविटी कर सकेंगे, ना ग्रो कर सकेंगे और फिर वो जो है वो एक्सपेल हो जाते हैं थ्रू जीआईटी। नेक्स्ट है मेबेंडाजोल, ये क्या करती है कि ग्लूकोज और अदर न्यूट्रिएंट्स के अपटेक को स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से उसको ना कोई न्यूट्रिएंट पहुंच रही है ना कुछ पहुंच रहा है, तो वो ऑटोलाइसिस हो जाती है सेल की और वो डेड हो जाता है वॉर्म जो है। इस सेस्टोड्स और नीमाटोड्स के केस में यूज होती है। नाइक्लोसामाइड है, ये क्या करती है कि वॉर्म को डिसलॉज कर देती है वॉल से जिसपे वो अटैच होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो जीआईडी की वॉल पे जाके अटैच हुआ हुआ है, वहां से उसको डिसलॉज करेगी, फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे जैसे बाकी फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं इंटेस्टाइन में, और फिर उसे एक्सपेल कर देंगे। ये भी सिस्टोड्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। ऑक्सैम्बलिक्विन है और प्रेसिक्वेंटल है। अच्छा, ये सारे जो हैं हमारे जो पेट के कीड़े कहलाते हैं, ये सारे वो हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये भी पैरालिसिस कर देते हैं वॉर्म का और इमोबिलाइज कर देते हैं, उसको डिसलॉज करेंगे वॉर्म को जहाँ पे भी वो प्रेजेंट है, मेसेंट्रिक वेन्स में है, अगर वहां से उसको डिसलॉज करेंगे लिवर में आएगा, फिर वो होस्ट टिश्यू रिएक्शन से किल हो जाएगा और अगेन वो उसी तरीके से जीआईटी से एक्सपेल हो जाएगा। ट्रीमाटोड्स में और सेस्टोड्स में इसको यूज करते हैं, प्रेसिक्वेंटल ओनली, नॉट ऑक्सैम्बलिक्विन सेस्टोड्स में। नाइक्लोसामाइड, ऑक्सैम्बलिक्विन, प्रेसिक्वेंटल, थायोबेंडाजोल, पिप्राजीन, पायरेंटल, इन सब के साइड इफेक्ट में नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, डिजीनेस एंड हेडेक है। जबकि मेबेंडाजोल के केस में टिश्यू नेक्रोसिस भी रिपोर्ट हुआ है और एब्डोमिनल पेन भी। नर्सिंग इम्प्लीकेशंस है कि इनको देना किस तरीके से है। पहले एक प्रॉपर हिस्ट्री हमने लेनी है पेशेंट की, उसको क्या है क्या नहीं है, उसको चेक करना है कि किसी ड्रग से एलर्जी ना हो। उसके बाद उसके सारे बेसलाइन वाइटल्स लेने हैं हमने। फिर हमने ये चीज चेक करनी है कि उसको किसी और डिजीज के लिए ऑलरेडी कोई ड्रग तो नहीं ले रहा, ताकि हम ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शंस को अवॉइड कर सके। उसके बाद हम उसका ये चेक करेंगे कि कौन सा एजेंट कौन सा जो है कौन सा पैरासाइट है जो इन्फेक्ट कर रहा है, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली उसको मेडिसिन देंगे। बच्चे, मुझे आवाज नहीं आई? बेटा कोई कुछ कह रहा है? सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई। अच्छा, इसमें ये है कि इनके साइड इफेक्ट्स में ये है कि स्पर्जस लाइक डर आती है यूरिन में, पंजेंट सी रॉटन सी स्मेल होती है और स्किन ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, मेटालिक टेस्ट आएगा। ये सारी चीजें पेशेंट को पहले से बता देनी है ताकि वो जो है वो परेशान ना हो कि क्या हो गया, और जिस तरीके से उनको दिया जाए एज ऑर्डर्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड लेंथ ऑफ टाइम, उसी हिसाब से इनको लेना है, उसी हिसाब से इन्हें प्रिस्क्राइब करना है, उसी हिसाब से खाने हैं, जितने दिन के लिए कहा जाए, जितनी डोजेज दी जाए, और फूड के साथ लेते हैं ताकि जीआईटी अपसेट को अवॉइड किया जा सके।
एंटीमलेरियल के केस में पहले ये चेक करना जरूरी है कि मलेरिया है, फिर ही आप मेडिसिन दें। और अगर प्रोफाइलेक्टिकली यूज करनी है तो फिर 2 हफ्ते पहले से यूज करना शुरू कर दें। जैसे अगर किसी ऐसे पोटेंशियल रिस्क वाले एरिया में जाना है तो पहले 2 हफ्ते पहले से यूज करना शुरू कर देनी है और 8 वीक तक उसे कंटिन्यू करना है। वीकली लेनी है विद 8 आउंसेस ऑफ वाटर। और अगर किसी भी किस्म का एडवर्स इफेक्ट आए, जैसे कि हेयरिंग प्रॉब्लम्स आए, हेयरिंग डिक्रीज हो जाए, रिंगिंग सी हो ईयर्स में, विजुअल डिफरेंसेस आ रहे हों, नोजिया, वॉमिटिंग या डायरिया हो रहा हो, तो पेशेंट को कहना है कि वो ऑलरेडी अवेयर रहे इन सबसे कि ऐसी कोई भी चीज़ हो जाएगी तो फौरन से इन्फॉर्म करे अपने फिजिशियन को। दूसरी चीज़ ये कि ये रिकवर भी कर सकता है मलेरिया, तो उसके लिए भी अवेयर रहे कि अगर दोबारा से उसे सिम्टम्स फील हो रहे हो कि मलेरिया सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो इमीडिएटली जो है वो रिपोर्ट करें। साइड इफेक्ट्स मॉनिटर करते रहे सारे ड्रग्स के केस में, कि उसको पहले से बता दें कि ये हो सकते हैं, और अगर इसमें से कोई भी बहुत ज़्यादा वर्सन हो रहा हो तो वो बता दें। और अगर लॉन्ग टर्म थेरेपी हो रही है तो फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको मॉनिटर करते रहें ताकि कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट ना हो जाए। ठीक है बच्चों, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो बता दें। बच्चों समझ आई है? यस मैम। बेटा कोई चीज़ कोई इससे मुतालिक पूछनी हो या आज के लेक्चर से मुतालिक पूछनी हो तो पूछ लें। आज का लेक्चर मैंने खुद ही शॉर्ट रखा है थोड़ा सा कि आप लोग पढ़ लें, वरना मैं इसको एंटी-ट्यूबरकुलस के साथ भी मिलाने लगी थी, लेकिन हमने चलो कोई बात नहीं। वैसे तो ये बहुत लॉन्ग होते जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स ही, अब तो मेरे वाले बड़े अर्से से हम यही पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये सारी एंटीबायोटिक्स ही चल रही हैं। मैम हमारे टोटल लेक्चर्स कितने हैं? बेटा पता नहीं, थोड़े से रह गए हैं। ये एंटीबायोटिक्स खत्म होंगे, इसमें भी एंटी टीबी रहता है, एंटीवायरल रहता है, एंटी न्यूप्लास्टिक रहता है, 3 तो ये रहते हैं। उसके बाद हमने ड्रग इंटरेक्शंस पढ़ने हैं और एक आध लेक्चर आपको मेरा ख्याल है आपके सारे डीपीटी वाले हो, मिक्स हो डीपीटी डीएनएस या सिर्फ डीएनएस वाले हो? मैम डीएनएस मैम मिक्स्ड है। मिक्स्ड है तो फिर वो मेरा ख्याल है वो जो लेक्चर्स हैं आपके अब मैं देखूंगी कि वो अगर उसमें से वो चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो फिर वो नहीं रिपीट करेंगे, जो फिर करंट फिजिकल थेरेपी में जो यूज होते हैं ड्रग्स वाले लेक्चर्स फिर स्किप कर देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है मैक्सिमम 5 हो जाएंगे लेक्चर्स और। ओके मैम। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछा है? जी बच्चे। मैम पीसीक्यूज कितने हैं क्विज में आज वाले? बेटा आज के मेरा ख्याल 16 है, 15 या 16 है। ओके मैम। बच्चों अच्छा क्विज करना, और इसको हम मेरा ख्याल है कि हम 5% ही रखते हैं ताकि थोड़े से उधर से मिल जाए नंबर, थोड़े से इधर से मिल जाए तो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट मिल जाएगा, वरना ये कि किसी मैम जी बच्चे। मैम आप मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम 8-10 पे क्विज अपना स्टार्ट करेंगे तो हमें 8-10 से 8:30 तक 30 तक हमें मिल जाएगा ना टाइम, मतलब हम जहाँ पे शुरू करेंगे। जी जी मिल जाएगा। मतलब आपने बेटा मैम 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, मतलब वो आप नेट वगैरह का इशू का। जी बच्चे जिस टाइम पे आप शुरू करेंगे ना उससे ऑनवर्ड आपको आप उससे ऑनवर्ड आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। जाहिद हुसैन, रिहा जाहिद, हाफिज जुनेद अहमद, महक जहान, और ज़हरा, जो आप लोग एब्सेंट हो। इनको वैसे नहीं पता चला होगा लेकिन इन्हें बता देना कि एब्सेंट है क्योंकि इनकी ऑडियो तक कनेक्ट नहीं है। मैम मारिया मंजू की अटेंडेंस हो? हाँ जी लग गई। मैम रबिया मुझे इमरान की लग बेटा लग जाएगी, अटेंडेंस जून से ही लग जाएगी। मैम जी बच्चे
मैम रबिया इमरान मैम मेरा माइक नहीं ओपन हो पा रहा था, पता नहीं क्यों। बेटा लग जाएगी, अटेंडेंस आपकी मार्क हो जाएगी इससे। जूम से ही अटेंडेंस में निकाल दूंगी, आप लोग परेशान ना हो। ओके मैम। देखिए जिन स्टूडेंट्स का आपने नाम ये एब्सेंट है। ओके मिस। ठीक है बच्चों, आप लोग लीव कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर क्विज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।